नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी स्कूलों में शुरुआत में यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या फिर बाद में भी जब हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम आते हैं तब बच्चों को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है। जब उन्हें एक साथ पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद एक बर्डन सा होता है कि अब इनका क्विक रिवीजन कैसे किया जाए। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा मानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका क्विक रिवीजन में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये तो 6th क्लास की चीजें हैं, तो इसमें क्विक रिवीजन में क्यों आ रही हैं। तो ये आपको इस चैप्टर में भी काम में आने वाला है, क्योंकि आपको पता है ट्रू फॉल्स आते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इस टाइप के ट्रू फॉल्स टाइप आते हैं, तो उनमें बेसिक एक जानकारी होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, हम सब जानते हैं। होल नंबर्स में 0 और आ जाता है, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। इसके बाद आते हैं अपने इंटेजर्स। इंटेजर्स में 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक रहता है। इधर माइनस में -1 -2 -3 से लेके इधर भी इनफाइनाइट तक जाता है। ये सब इंटेजर्स होते हैं। ये एक बात ध्यान रखना, हर एक नंबर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पिछले वाले को इंक्लूड करता हुआ चला आ रहा है। नेचुरल के बाद होल आया तो होल के अंदर सारे नेचुरल आ गए, साथ में एक एक्स्ट्रा है 0। अब जब इंटेजर आया तो ये होल नंबर सारे इसमें इंक्लूड हैं, बस माइनस वाले इंटेजर्स और हैं, तो ऐसे इंटेजर बना। लेकिन फ्रैक्शन अब अलग है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जो इंटेजर को छोड़कर जो टुकड़े फुकड़े बचते हैं ना, जो पॉइंट में है 1.7 है, 2/3 है, 11/3 है, इस तरीके के जो हैं जो फ्रैक्शंस में होते वो फ्रैक्शन कहते हैं। इंटेजर्स का एक बात ध्यान रखें, इंटेजर अपने आप में कंप्लीट होता है, मतलब 3 होगा, माइनस में है भले ही -17 होगा, 19 होगा, 213 होगा, माइनस का 7 लाख होगा, जो भी होगा कंप्लीट होगा, पॉइंट में नहीं होता। इंटेजर इंटेजर अपने आप में कोई पॉइंट या टुकड़े फुकड़े में नहीं होता, ये फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं। अब इंटेजर और फ्रैक्शन को मिलाकर बनता है अपना रेशनल नंबर। डेफिनेशन में तो हम जानते हैं कि जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और Q यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन है। लेकिन ये सब जो अभी तक हमने पढ़े सब रेशनल नंबर हैं, क्योंकि सबको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इनके जितने भी आपको दिख रहे हैं इंटेजर हो या कुछ भी हो, सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, हमें पता है सबके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो क्या 0 के अपॉन में भी 1 लिखा जा सकता है? हाँ, ये भी नेचुरल नंबर है, और ये 9th क्लास की 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इस 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 भी एक रेशनल नंबर है? तो ये 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो ये सारे P/Q के फॉर्म में हो गए। बचे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन तो है ही P/Q के फॉर्म में, जो पॉइंट में है उसे भी हमें पता है P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अभी तक जितने सब हमने पढ़े हैं ये रेशनल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो हमें रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकें और डिनोमिनेटर 0 ना हो। उसी तरह इरेशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, जो ऐसा ना लिखा जा सके, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। और डिटेल में ये कैसा क्या होता है, बहुत इसे आगे के हम स्लाइड्स में से देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले अब हमने जो कुछ पढ़ लिया उसको इस तरह के एवरी नेचुरल नंबर टाइप, एक ट्रू फॉल्स काफ़ी आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें कैसे किया जाता है। एवरी नेचुरल नंबर या होल नंबर, हमें ट्रू फॉल्स बताना है इसमें कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है क्या। तो एक तो होता है, देखो कुछ स्टूडेंट को तो सीधे ही समझ में आ जाता है, क्लियरली दिखता है कि हाँ हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, तो वे इसमें ट्रू कर देते हैं। हर एक इंटीजर होल नंबर है, हर एक इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं सब होल नंबर हैं क्या, माइनस वाले नहीं हैं, तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन्हें कितना भी इस बारे में ऐसा बताया लेकिन वे बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। तो उनके लिए एक तरीका बताऊं, तुम ऐसे किया करे, तुम पीछे वाले नंबर के पीछे पड़ जाओ, एकदम पीछे वाले के कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बसा लो। फिर इस पीछे वाले में देखा करे कि आगे वाला नंबर इसके अंदर आ रहा है कि नहीं, इसी के अंदर पूरा इंक्लूड हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है तो ट्रू, नहीं फिर फॉल्स। देखना होल नंबर, तुम पीछे क्या लिखा है, होल नंबर। होल नंबर को सोचो क्या होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नहीं होता। अब नेचुरल नंबर किसके अंदर आ पा रहा है क्या, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है 0 से इनफाइनाइट तक है, और नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जा रहे हैं सारे, इसलिए ट्रू है। अब देखो पीछे क्या लिखा है इसमें, होल नंबर।
होल नंबर लिखा है पीछे, तो होल नंबर मतलब दिमाग में क्लियर, 0 से लेके 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या सारे इंटीजर इसके अंदर आ पा रहे हैं? इंटीजर में तो माइनस भी होता है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो फॉल्स है। इसमें देखो होल नंबर हमारा क्लियर 0 1 2 3 ये होता है। क्या सारे रेशनल नंबर इसके अंदर आ पा रहे हैं? रेशनल नंबर तो कितना कुछ होता है, हमने इधर देखा कितना कुछ पॉइंट में है, फ्रैक्शन है, सब कुछ है, सब इसके अंदर थोड़ी आ पाएंगे जब हर एक रेशनल नंबर नहीं आ पा रहा, इसलिए फॉल्स है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप समझ पाए। इसके बाद अगला आता है बिटवीन रेशनल नंबर निकालने आते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर दिए हैं तो उनके बीच में 6 रेशनल। पहले तो एक बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर लिखे हैं, जैसे 5 लिखा और 11 लिखा, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे? जो जितने भी होंगे फिक्स होंगे नेचुरल नंबर, वर्ड पे ध्यान देना, 6 7 8 9 और 10 फिक्स है ना। इनके बीच कोई भी दो इंटेजर के बीच इंटेजर पूछे जाएं वे भी फिक्स हैं, कोई भी दो होल नंबर के बीच होल नंबर पूछे जाएं वे भी फिक्स हैं, लेकिन कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर 5 और 11 के बीच केवल ये नहीं है, कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। कोई पूछे 2 और 3 के बीच कितने रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। 2.1 2.2 फिर इसके बाद 2.111 2.123 ऐसे बनते जाएंगे, इनफाइनाइट होते हैं। तो हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच। तो इस तरह का तुमने किया होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन कराने पे ज़्यादा ऐसा फोकस नहीं है, हमें बस एक क्विक रिवीजन करना है। तो 3 और 4 के बीच हमें रेशनल नंबर बताने हैं 6। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर एक जैसा बनाया जाता है, जो कि पहले से ही एक जैसा है। तो 6 बताने हैं, तो 6 से बड़े कोई भी नंबर का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। 6 से बड़े 7 8 किसी का भी कर सकते हैं, तुम 10 का कर दो ज़्यादा ठीक है। तो 30/10 और 40/10। अब डिनोमिनेटर एक से इनके बीच में मिल जाएंगे, 31/10 32/10 33/10 ऐसे करके मिल सकते 6 नंबर कितने भी मिल जाएंगे। 5 रेशनल नंबर बताने इनके और इनके बीच में, डिनोमिनेटर पहले से एक जैसा है, पहले से एक जैसा है। तो अब हमें 5 बताने, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर तुम 10 का कर दो सीधा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे। अगर ऐसा आ गया 3/7 और 4/11, पहले इनका डिनोमिनेटर ही एक जैसा नहीं, तो डिनोमिनेटर एक सा बनाते हैं, 11 का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई, 7 का ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई, तो 11 3 33/77, ये 7 4 77। तो ये इनके बीच में रेशनल नंबर हम बता सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे फिर 10 का या जिसका चाहे उसका मल्टीप्लाई, ये सारा प्रोसेस आपको आता होगा कि बिटवीन रेशनल नंबर कैसे निकालते। इसके बाद अगले बढ़ते हैं हम डेसिमल्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। डेसिमल्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिन्हें डिवाइड करने पर कभी ना कभी 0 आ जाए। जैसे 2 से डिवाइड किया 1 में, तो 0 पॉइंट लगाया, 2 5 10, देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना। जिन्हें डिवाइड करने पर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करने पर कभी ना कभी रिमाइंडर 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। दूसरा, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जैसे डिवाइड करने पर 3 से 1 में हम डिवाइड करें, 0.33 या 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 33 या 9, फिर 1 बचा। ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। और इनफाइनाइट तक चलती जाएगी तो हम 0.33 बार बार आ रहा है तो उस पर एक बार लगा देते हैं, तो इस बार का मतलब है 33 इनफाइनाइट बार है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है रिकरिंग यानी रिपीटिंग भी कहते हैं उसको। तो 3 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी होता है। वो कैसा होता है? जैसे 1.7325 अब ये देखो, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, आगे कितना भी बढ़ता जा रहा है। इसका ज़्यादातर बुक्स वगैरह में जो एग्जाम्पल इस तरह के लिखे होते हैं, 2.73 773 777, दिखने में शायद किसी को लग रहा हो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। 73 फिर 77 है, फिर 777, आप बार नहीं लगा सकते इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हमें दोनों तरह के डेसिमल हर फॉर्म में पहचानना आना चाहिए। मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा है तो भी हमें पहचानना आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर पॉइंट यानी डेसिमल के फॉर्म में लिखा है तो भी आना चाहिए। देखो टर्मिनेटिंग कैसे पहचानोगे? अगर P/Q के फॉर्म में है, इससे इसमें डिवाइड करना, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग है। डेसिमल में कैसे पहचानोगे? 1.53 लिखा, ना तो इस पे बार लगा है, ना ये डैश 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 आगे करके लगा है कि और बढ़ रहा है, तो बस ये टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद जो कभी ना कभी खत्म हो जाए, जैसे कहीं लिखा 1.73, ये जैसे अभी लिखा था 773 777, ऐसा लिखा है तो ये कैसा है?
इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मत समझ लेना। देखो ना तो इस पे बार लगा है, ना आगे डैश डैश लगा है, ये थोड़ी लगा है। जब ये नहीं लगा तो ये तो खत्म हो गया ना 3 पे जाके, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग की पहचान है पॉइंट के बाद जो कभी ना कभी खत्म हो जाए। तो टर्मिनेटिंग एकदम क्लियर है। और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो ये था ही, तो ये रेशनल होता है, ध्यान रखें। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग पे बात आती है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो डिवाइड करने पर जिनमें कभी रिमाइंडर जीरो ना आए, जैसे ये हमने देखा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी जीरो ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ टाइम बाद रिपीट होने लगते हैं, उनमें बार लगा सकते हैं। लेकिन तो ये कैसा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी जीरो ना आए उससे पहचान लेंगे, या फिर जब पॉइंट में लिखा होगा तो बार जरूर लगा होगा तो हम उससे रिपीटिंग पहचान लेंगे। 1.73 तो अकेले हो सकता, अकेले 3 पे बार हो या पूरे 73 पे बार हो, जैसा भी हो बार अगर है तो वो रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो वो लिखा दिखेगा ही नहीं, मतलब डिवाइड का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो इरेशनल होता है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो बस तुम्हें सीधा पॉइंट में ही लिखा दिखेगा, केवल डेसिमल में दिखता है ये वाला। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इरेशनल है। तो तुम्हें कैसा दिखेगा, 1.735217 ऐसा कुछ भी दिखेगा, जो कि ना तो बार लगा होगा, ना वो रिपीट आगे चल के रिपीट हो रहा होगा, ना खत्म हो रहा होगा, आगे डैश बढ़ता जाएगा, इसे कहते हैं नॉन। तो ये ध्यान रखें, बिल्कुल दिमाग में बसा लें कि टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिपीटिंग होता है जिसपे बार लगा होता है वो भी रेशनल होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये अपना इरेशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल। तो अभी जो हमने इरेशनल नंबर देखा था, अभी पहली स्लाइड में हमने केवल उसकी डेफिनेशन देखी थी कि जिसे पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, लेकिन समझने के लिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होते हैं। एक और चीज देखो, रूट के अंदर जो 23 है, रूट के अंदर 5 है, जो रूट से बाहर ना निकल सके, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो भी इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनका जब डेसिमल एक्सपेंशन आगे करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आता है, इसलिए ये भी इरेशनल होते। तो इरेशनल से रिलेटेड दो चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। इरेशनल मतलब क्या, पहली चीज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दूसरी चीज ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो, रूट से बाहर ना निकल सके, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये दो चीजें आपके मन में होना चाहिए। आगे रियल नंबर्स जो होते हैं, इन्हें रियल नंबर्स कहते हैं मिला के, रेशनल और इरेशनल इन्हें मिलाकर कहते हैं रियल नंबर्स, जो कि आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम है। 10th क्लास में ये सब चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। कुछ बेसिक चीजें और हैं, प्राइम नंबर्स हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जानते होंगे, ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, जो केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं, जो 1 से भी होते हैं, खुद से भी होते हैं, एक आध और से होते हैं, मतलब जिनके मोर देन 3 फैक्टर्स हों, जिनके मोर देन 3 फैक्टर्स हों, तीन या तीन से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 3 फैक्टर या 3 और मोर फैक्टर, 3 भी चलेंगे, 3 से ज़्यादा भी चलेंगे। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एनपीएनसी का मतलब ना प्राइम हो ना कंपोजिट हो। क्या ऐसा भी कोई नंबर है? यस, 1 एक ऐसा नंबर है। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, क्योंकि प्राइम को चाहिए दो फैक्टर, 1 और इटसेल्फ। ये तो 1 भी वही है, इटसेल्फ भी खुद है, तो इसका केवल एक फैक्टर है 1, इसलिए ना तो ये 2 फैक्टर वाला प्राइम होता और कम से कम 3 फैक्टर वाला कंपोजिट होता। ये 1 फैक्टर वाला है, तो ना ये प्राइम में आता है ना ये कंपोजिट में आता है। इसके बाद रिप्रेजेंट नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को आता है, तो ये आपको नॉर्मल वाला अगर आए, √2 है, √3 है, √5 है, इस तरीके का आए तो ऐसे करना चाहिए। एक आपको नंबर लाइन बनानी चाहिए, 0 से लेके 1 तक पे ऐसे मार्क कर दो, 1 पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। अब ये कितनी लेंथ हो गई, ये 1 लेंथ हो गई, ये भी 1 लेंथ हो गई, और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे करोगे तो ये आएगी √2। और ये अपना क्या है, 0 है, 0 से कंपास से इतनी डिस्टेंस आप भरना, और इस पे ऐसे आगे चल के जो लाइन है इस पे आर्क लगाओगे ऐसे, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो √2 का हो गया। आगे अगर और आता है कि √2 के बाद और आगे करना, तो जो √2 वाली लाइन दिख रही ना ये रेड कलर से, इस पे और परपेंडिकुलर खींच देना, 1 खींच दिया, तो जब ये बेस बन गया √2 और 1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐसे आगे सॉल्व करोगे, √2 का स्क्वायर 2, 1 का 1, तो ये आ जाएगा √3। तो ये जो आगे चल के मिलेगी, ये जो रेड कलर से लाइन दिख रही है, ये √3 हो गई। अगर नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट करने को आया तो आगे को मिला के ऐसे √3 हो जाएगा। आगे बढ़ते जाओगे ऐसे आ जाएगा। मान लो √5 आया तो तुम क्या करना, √5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आया, वैसे ये हम बस रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि इतने जल्दी जल्दी में कैसे समझ आएगा, तुमने पढ़ा तो पहले से ही होगा, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये जैसे 2 तक की आप लेंथ ले लेना, अगर √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आए,
तो 2 तक की लेंथ ले ली, यहाँ 1 परपेंडिकुलर ले लिया और ये हाइपोटेन्यूज आपने मिला दिया। तो बेस कितना है 2, तो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 4 + 1 5 आ जाएगा √5। तो √5 को आप ऐसे डायरेक्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये √5 हो गया, बस इतना ही आता है 2 3 5 वगैरह। फिर आते हैं पॉइंट वाले, इनका अलग फंडा है भैया, ये पहले से आना चाहिए। आज की वीडियो में अगर कोई पहली बार इसे देख रहा है तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पहले से आपको 9.3, तो रूट के अंदर मान लो 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो एक जल्दी से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी होती है 9.3 लेंथ की, 9.3 लेंथ की लाइन जो खींची है, इसके बाद एक 1 की एक्स्ट्रा अपने मन से खींच लो 1। इसके बाद इसे जैसे नाम दे दें ABC, तो ए और सी पूरी AC लाइन का एक मिड पॉइंट आपको बनाना होता है। मिड पॉइंट कैसे बनाया जाता है, कंपास से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस भर के ऊपर नीचे आर्क लगाते हैं ऐसे, फिर जो मिलाने पे इधर मिलता है, ये मान लो इसका मिड पॉइंट हो गया। इस O पर ऐसे कंपास का जो आपका नुकीला हिस्सा है उसे रखकर एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। फिर ये B पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यही आपकी डिस्टेंस होती है 9.3। इसका रीज़न क्या है, ये काफ़ी गहराइयाँ हैं कॉन्सेप्ट की, कोई रिवीजन वाली वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे। तो इतनी डिस्टेंस आपने कंपास में भरी और ये आपके नंबर लाइन का O यानी 0 है, तो इतनी डिस्टेंस भरकर यहाँ आगे चल के ऐसा आर्क लगा देते हैं, ये हो जाता है आपका √9.3। ऐसे ऐसे किया जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस आपको आनी चाहिए। तो रिप्रेजेंट नंबर लाइन, ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इसके बाद बिटवीन इरेशनल नंबर, दो कोई रेशनल नंबर दिए होंगे, रेशनल दिए होंगे, कोई दो इरेशनल नंबर दिए, उनके बीच में इरेशनल नंबर पूछते हैं कि कोई इरेशनल नंबर बताओ। इरेशनल नंबर अभी बताया था, बिल्कुल दिमाग में क्लियर है ना, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो या जो रूट से बाहर ना निकल सके। तो 5/7 होना है। तो पहली बात तो ये दिमाग में, कई लोग बिटवीन वर्ड उन्होंने देखा नहीं कि ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई उसका मल्टीप्लाई ये करने लगते हैं, वो भैया रेशनल का तरीका है। रेशनल का तरीका तो ऐसा है, इसे पॉइंट में बदला जाता है, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 में, ये आपके रफ का काम है, इसे कर लेंगे 0.77 या 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, फिर कितना बचा 3, 7 4 जा 28, ऐसे चल के आगे जितना भी होगा आप यहीं पे छोड़ दो 7 1 4। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका पॉइंट में। अब इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट करो 11 9, 0.11, 8 जा 88, 2 बचा, 11 1 जा 11, तो ये आगे चल के क्या आ गया 0.81। दोनों को पहले पॉइंट में बदल लिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, दोनों के बीच एक अच्छा सा नंबर छांटते हैं। देखो 0.71 और 0.81 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 0.72 होगा या नहीं। 0.71 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है, 72 हो गया। लेकिन क्या ये तो टर्मिनेटिंग है, अब हमें इसको कैसा बनाना है, इरेशनल बनाना है। इरेशनल, इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसको बना दो 72 को, अब लिख दो 772 777, ऐसे करके बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। इन दोनों के बीच में भी आ गया और इरेशनल भी हो गया। आगे चल के 0 पॉइंट मान लो 75 ले लिया आपने, इससे देखो बड़ा है इससे छोटा है, तो इनके बीच में ही आएगा। फिर इसको ऐसे ही बना लो 75 के बाद 2 से 2 5 225 225, जो मन करे वो लिख सकते हैं, जो मन करे, बस रिपीट नहीं होना चाहिए और डैश डैश जरूर लगाना। कई लोग ये नहीं लगाते, फिर तो वो टर्मिनेटिंग मान लिया जाएगा। 0.77 है, जैसे इससे बड़ा इससे छोटा तो इनके बीच में आएगा। अब कुछ भी लिख दो 5 3 7 2 9 5, ऐसे करके लिख सकते। देखो ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट होना, ये डैश डैश बाद में जरूर लगाना, ये ऐसे किया जाता है बिटवीन इरेशनल नंबर। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें, P/Q को डेसिमल में बदलना हमें आना चाहिए और डेसिमल को P/Q में, ये आते हैं। P/Q में भी, P/Q मतलब अपना जैसे कहीं लिखा है 2/3, इसे डेसिमल में बदलना तो 3 से 2 में डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो बार जरूर लग जाएगा, तो जो डिजिट रिपीट होने लगे उस पर बार लगा देना। लेकिन अगर डिवाइड पूरी तरह जाए तो 0.2, बस ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे ये इसे कर देना, इसे तो कर ही लोगे, डिवाइड किया जाता है। अब डेसिमल को P/Q में बदलना, ये काफ़ी अच्छा काम है। सबसे पहले अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है, ये तो छोटी क्लास से करते आए, 0.123, सीधा पॉइंट हटा के नीचे 1 लिखते, 3 डिजिट है, 3 बार 0, ये तो आता ही होगा, ये पेपर में भी नहीं आता 9th क्लास में। तो अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा अपना, रिपीटिंग वाला ही आएगा, नॉन रिपीटिंग तो आएगा नहीं। नॉन रिपीटिंग को P/Q में बदलने क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल है, उसे P/Q में थोड़ी बदल पाएंगे। तो मतलब अब आएंगे बार वाले, 0.73 इस पे बार लगा है। इन्हें कैसे किया जाए, तो इसकी पूरी एक प्रोसेस होती है जो आपको आनी चाहिए। x = सबसे पहले 0.73 पे बार है तो 7373 ऐसे करके लिख देते हैं इसे, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मल्टीप्लाई होता है काय का, 10 का या फिर 100 का या फिर 1000 का, ऐसी चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है।
जब ऐसी चीज़ों का मल्टीप्लाई होता कैसे पहचानेंगे? 10 का जितनी डिजिट पर बार लगा हो उतने का, अगर एक डिजिट पे बार लगा हो तो 10 का मल्टीप्लाई होता है, 2 पे बार लगा हो तो 100 का होता है, 3 पे लगा हो तो 1000 का होता है। इसमें लगा है 2 पे बार तो अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 पॉइंट खिसक जाएगा, 1000 का होगा तो 3 बार पॉइंट खिसक जाएगा, तो 73.7373 करके फिर इसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट करके 73 आएगा। अच्छे से इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया करें, खासकर उन क्वेश्चन में जिनमें डिजिट एक आध छोड़ के बार लगाओ, वो थोड़ी उनमें गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस आपको आती होगी, मैंने बस एक इसका क्विक रिवीजन कराया है। आगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ इरेशनल ये आते हैं इस चैप्टर में। तो जैसे इरेशनल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे कहीं लिखा है √2 + 5√2 या 3√2 + 5√2, तो ऐसे वाले डिवाइड का सीधा तरीका मैंने कई बार बताया है, अलजेब्रा की तरह मान लेना चाहिए। √2 को तुम x की तरह मान लो, 3x और 5x, तो 3x और 5x का डिवाइड क्या ऐड क्या होगा, 3x और 5x का 8x। ऐसे ही 3√2 और 5√2 का डिवाइड करेंगे तो 5 और 3 8 और √2 वैसे का वैसा लिख देना। जैसे यहाँ x और x ऐसे का ऐसा लिख देता है, ऐसे यहाँ √2 और √2 लिख देना, 5 और 3 को ऐड कर दो और वैसे लिख दो, ऐसे सब्ट्रैक्ट में करना। 5√3 में से √3 जाएगा, जब अकेला √3 लिखा हो तो इसका मतलब 1√3, 5 में से बन गया तो 4√3 हो गया। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट किए, ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे अलजेब्रा की तरह किए जाते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं? जैसे √2 का √3 से होना है तो रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे, एक ही रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ऐसे रूट में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसमें अनलाइक टर्म्स के भी हो जाते हैं। ऐड प्लस और माइनस अनलाइक टर्म्स का नहीं होता। जैसे √7 और √2 है तो 7 2 या 14, एक ही रूट के अंदर दोनों आ गए तो √14 हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट काफ़ी, कई बार √2 × √2 हो तो 2 बन जाता है। एक ही रूट का दो बार मल्टीप्लाई 2 क्यों बन जाता है? क्योंकि √2 एक ही रूट में दोनों आएंगे और हमें पता पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, या √4 लिख दो तो √4 भी 2 हो जाता है। तो ये चीज़ आनी चाहिए, मतलब √x और √x कहीं पर लिखा हो तो ये बाहर निकल के सीधा x बन जाता है, इसे हमें अच्छी तरह ये आना चाहिए। ये हो गया मल्टीप्लाई। ये नॉर्मल वाले मल्टीप्लाई नहीं आते, पेपर में थोड़े ऐसे आएंगे भैया, छोटी क्लास थोड़ी है। √5 का 7 से तो 7√5, √5 का √5 में तो 5 हो गया। अभी हमने देखा किस तरीके से होता है। तो ये इस तरीके वाले इस बेसिक समय इसके आने चाहिए। डिवाइड भी ऐसे ही होता है, कहीं पे लिखा √14 डिवाइड करना है √7 से, तो √14 डिवाइड यानी अपॉन √7, तो दोनों का अलग अलग रूट ना लगा के एक साथ रूट लगा के 14/7 और √2 ऐसा करके हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल के इस चैप्टर में आते हैं, इनका बेसिक्स आना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का, मतलब फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से हमारा क्या मतलब, इसका पूरा नाम अगर कहा जाए तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में भैया हमेशा रेशनल दिखना चाहिए हमको। 1/√7 दिखाए तो √7 यानी इरेशनल है, डिनोमिनेटर में इरेशनल हमारी आंख में खटकना चाहिए, तो हमें कुछ भी करके इसको हटाना है। कहीं दिख रहा है 3 + √2 इस तरीके का दिख रहा है तो ये हमारी आंख में खटकना चाहिए कि रूट क्यों दिख रहा है। एक बात शायद इसमें स्लाइड में आ नहीं पाई, ये किस तरह के क्वेश्चन भी आते, क्लासीफाई रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल है या कैसे। तो खराब संगत में सब खराब हो जाते हैं, जानते ही हैं। तो इरेशनल की संगत में रेशनल भी इरेशनल बन जाता है, मतलब इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल ही होगा। 2 बेचारा अच्छा सा रेशनल था, लेकिन √3 की संगत में आया तो 2 + √3 पूरा नंबर इरेशनल ही हो गया। 5 - √2, 5 अच्छा वाला रेशनल था लेकिन इसकी संगत में आके वो पूरा इरेशनल होगा। 5√3 लिखा है तो भले ही रेशनल और इरेशनल मिल जाए, तो ये ऐसा हमें पूरा एक कॉम्बिनेशन इनका पता है कि इरेशनल आनी चाहिए। तो जो नीचे 3 + √2 है ये क्या है, इरेशनल है, तो हमारी आंख में खटकना चाहिए, इसे निपटाना है, मतलब इसका इरेशनल खत्म करना, इसे रेशनल बनाना। इसी प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे किया जाता है, जैसे √7 जो कुछ ऐसा वाला अगर है, ऐसा वाला, दो तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। एक वो आते नॉर्मल वाले जिनमें प्लस माइनस आसपास नहीं लगा, एक ऐसे वाले आते हैं जिनमें बीच में प्लस या माइनस लगा होता है। दोनों की प्रोसेस अलग अलग है। इन्हें कैसे किया जाता है, जो कुछ लिखा है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। √7 का 1 से होगा तो √7, नीचे √7 का √7 से हुआ तो 7 हो जाएगा। अभी हमने देखा है किस तरह होता है। तो ये जो देखो, अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं है ना, भले न्यूमरेटर में दिख रहा है लेकिन डिनोमिनेटर तो अपना इससे अब रेशनल हो गया ना, तो हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी करके खटकना चाहिए कि रेशनल ना दिखे।
तो ये इस तरीका आ गया ना समझ में। 1/3√7, ऐसा √7 ही क्यों बार बार सोच रहा, 1/2√5 है, मान लो √5 है तो √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, केवल √5 से दुश्मनी है तो केवल इससे, तो √5 का ऊपर और √5 का मल्टीप्लाई 5 और 5 2 10, तो ये देखो रेशनल बन गया। ये तरीका है उन वाले उन्हें करने का जिनमें प्लस या माइनस नहीं लगा हो। अब करते हैं इनको, इन्हें करने का तरीका है कि जो कुछ यहाँ लिखा है 3 दिख रहा है और √2 दिख रहा है उसी को लिख दो, लेकिन 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 यहाँ अगर प्लस दिख रहा है तो अपने को माइनस लगाना है, लेकिन अगर यहाँ माइनस दिख रहा है तो अपने को प्लस लगाना है, उल्टा साइन करना है। ये दिमाग में ध्यान रखना अच्छी तरह। तो ऊपर देखो 3 माइनस √2 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी होती है पता होगी, a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी क्या होती है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तुम 3 का स्क्वायर करोगे माइनस में √2 का स्क्वायर करोगे, तो 3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस √2 और 9 में से 2 गया 7। तो ये इस तरीके से देखो, अब डिनोमिनेटर अपना रेशनल हो गया ना 7, तो ये प्रोसेस करनी है कैसा भी क्वेश्चन आए। मान लो 7/4√2 माइनस √3, तो हम क्या करेंगे 4√2 प्लस √3 करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम प्लस करेंगे 4√2 प्लस √3, तो ऊपर तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी हर बार बनेगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम लगा देना, इसका भी स्क्वायर माइनस इसका भी, ऐसे करके करोगे तो ये रेशनलाइज हो जाएंगे। एक बात और, फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यू में ऐसा एक नाम लिखा आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, इस नाम को याद रखना। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है जिसका ये हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे इस वाले में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है √7 है, इस वाले में रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 3 माइनस √2 है, हमने जिसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया उसे रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। तो कई बार पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा आ जाता है द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो 3 माइनस √2 होगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है 4√2 प्लस √3 है, ये जो हमने जिसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। अब एक्सपोनेंट फॉर्मूला, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, काफी बड़े चैप्टर हैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। एनसीईआरटी में भले ही 2-2 4-4 क्वेश्चन देके एक्सरसाइज जल्दी निपटा दी, लेकिन पढ़ने लायक है। ए की पावर पी, ए की पावर, ये फॉर्मूले पढ़े होंगे 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर जुड़ जाती है, अगर बेस सेम हो, ये वाला पहले पढ़ लो, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, डिवाइड में हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एक पावर हो उसी के ऊपर फिर दूसरी भी पावर हो तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, एक पावर फिर उसके ऊपर दूसरी पावर हो तो पावर पावर का मल्टीप्लाई। बेस अलग अलग हो, इस बार बेस अलग अलग हुआ लेकिन पावर एक जैसी हो, बेस अलग अलग हो पावर एक जैसी हो, तो उन बेस को एक साथ लिख के एक साथ पावर लगा सकते हैं, बेस को मल्टीप्लाई में लिख के एक साथ पावर लगा सकते हैं। अब इन्हें देख के लग रहा होगा ये तो 8th क्लास में थी, भैया क्वेश्चन का लेवल इसमें अलग है, लेकिन 32 की पावर 1/5 ऐसा आएगा, फ्रैक्शन में पावर देखेंगी आप, तो तुम्हें क्या करना, कुछ भी करके इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं, तो इसकी पावर फैक्टर करोगे 2 की पावर 5 आएगा, उसकी भी पावर फिर 1/5, और अभी हमने पढ़ा पावर के ऊपर पावर हो तो उनके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 से 5 कैंसिल करके 2 ऐसा आएगा। 7 की पावर 11/3 मल्टीप्लाई में 7 की पावर -12/7 ऐसा आएगा। बेस सेम है तो पावर जोड़ दो, ये वाली पावर जोड़ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनकी अच्छी प्रैक्टिस आप कर लेना, फॉर्मूले जरूरी है, ध्यान रखना। अब अपना अगला सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया, सेकंड चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेम बिल्कुल इनके कॉन्सेप्ट 10th क्लास में एज इट इज काम आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लेना। पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में, सेकंड मतलब 10th क्लास में भी सेम चैप्टर का नाम है सेकंड का। तो क्विक रिवीजन, व्हाट इज पॉलिनोमियल, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आते ही रहता है, नॉर्मल उसमें भी आ जाता है। पॉलिनोमियल क्या होता है और क्या नहीं होता, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। होल नंबर हम अभी पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं चलेगी, और हमें पता है फ्रैक्शन में नहीं चलेगी। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो बढ़िया है, क्या नहीं होता ये बहुत जरूरी है। तो पावर कैसी होती, होल नंबर होती, तो क्या नहीं चलेगी पावर, फ्रैक्शन में पावर नहीं चलेगी, मतलब पॉइंट में टुकड़ों में ये नहीं चलेगी।
और पावर नेगेटिव भी नहीं चलेगी, नेगेटिव माइनस में भी पावर नहीं होनी चाहिए। किसकी पावर? पावर ऑफ वेरिएबल। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं कि 2x प्लस 7 की पावर -2 कह देते ये पॉलिनोमियल नहीं है। भैया ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर माइनस भले ही, लेकिन किसकी है? कांस्टेंट की है। हमें वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है। तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन से हमारा मतलब है, कहीं पे लिखा है x की पावर 2/3 + 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में है। अब रूट में भी आ जाए, x वगैरह पे रूट ना लग जाए, कोई सा भी है, x है, y है, इन पे अगर क्यूब रूट, फिफ्थ रूट लग गए तो भी इनका मतलब पावर फ्रैक्शन होता है। रूट x का मतलब x की पावर 1/2, इसका मतलब x की पावर 1/3, y की पावर 1/5। तो रूट भी नहीं लगना चाहिए अपने वेरिएबल पे। किसी तरह के ये दो संकट तो आने नहीं चाहिए, एक फ्रैक्शन पावर, एक नेगेटिव पावर, यानी रूट ना लगे या पावर। नेगेटिव पावर कैसी? x की पावर -7 + 5, ऐसा ना देखे कि पावर माइनस में दिख रही। कई बार ऐसा दिखता है 1/x की पावर 8 + 5, हम बढ़िया खुशी खुशी देख रहे हैं कि बढ़िया है, कोई नेगेटिव पावर नहीं है, लेकिन हमें पता है इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस ही हो जाएगी ना। तो अपॉन में भले ही प्लस पावर दिख रही हो, उसे भी, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जाके पावर माइनस ही हो जाएगी। तो ये ऐसा अच्छा सा बेसिक इसका एकदम पता होना चाहिए कि क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या पॉलिनोमियल नहीं होता। अगला कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसे भी याद रखना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर हो। जैसे इसमें लिखा 7x की पावर 5 + x की पावर 11 + 2, तो हम देखेंगे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 11 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 11। कहीं पर लिखा है 7x की पावर 7 + 2 की पावर 12 + 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 12 नहीं होगी, इसकी डिग्री 7 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना है। ये मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, वेरिएबल की पावर देखना है। जो 12 पावर, ये तो 2 की है, कांस्टेंट की पावर है, हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना है। तो ये ध्यान रखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो अभी डिग्री जस्ट पढ़ी है, तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख लेते हैं। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? तो कई टाइप के होते हैं, हमें केवल 1 2 3 3 वाले पढ़ने, तो 0 वाले भी पढ़ा देंगे, अभी देख लेना। तो एक 1 डिग्री जिसकी हो, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, उसका नाम याद रखना। मतलब हाईएस्ट पावर जिसमें 1 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 उसे क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पर क्वेश्चन खूब आते रहते हैं, इनमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचानो, ऐसा कुछ, तो ये बिल्कुल दिमाग में याद होना चाहिए। जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसकी 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 हो वो क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 0 हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 0 वो देखेगी ही नहीं 0। एक्स की पावर 0 क्या होती? 1 होती है, हमें पिछली क्लासों से पता है। ये तो 5 × 1 तो 1, 5 ही आ जाएगा। तो कहीं पे -7 लिखा है, 3/2 लिखा है, ये भी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनकी डिग्री 0 है। तो एक और पॉलिनोमियल आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होती? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स की पावर कितनी भी लिख दो, 17 लिख दो, चाहे 117 लिख दो, चाहे 17 लाख लिख दो, कुछ भी लिख दो, मल्टीप्लाई में तो जीरो ही होगा। तो जब पावर फिक्स ही नहीं हो पा रही, कितनी भी कम ज़्यादा हो जा रही, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। याद रखना, इनमें दो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, बाकी सबकी तो पता ही है। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? ये भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमें 1 2 3 3 वाले पढ़ना है। टर्म, सबसे पहले टर्म कैसे पहचाने जाते हैं? प्लस माइनस से जो जुड़े होते हैं वो टर्म होते हैं। जैसे 2x + 3, प्लस से कितनी चीज़ें जुड़ी हैं? 2 चीज़ें जुड़ी हैं, तो ये 2 टर्म हो गए। a + bc + d, प्लस और माइनस से कितनी चीज़ें जुड़ी हैं? 3 चीज़ें जुड़ी हैं, तो ये 3 टर्म हो गए। तो जिनमें एक टर्म होता है उन्हें मोनोमियल कहते हैं। जिसका एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। इसके 2 टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, और जिसके 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ये नाम याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे गलत समझ लेते हैं, जिसके 2 टर्म होते हैं उसे क्वाड्रेटिक कहने लगते। भैया ये डिग्री का अलग डिवाइडेशन है। डिग्री के बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक होता है, लेकिन टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह का आता है, एक ऐसा बाइनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 50 हो। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म आ जाए तो पहले ही एक प्लस या माइनस का साइन लगा दो, तो 2 टर्म आ जाएंगे।
डिग्री 50 है तो x की पावर 50 लिख दो, फिर कुछ भी लिख दो जो मन में आए, जो मन में आए, ठीक है। तो ऐसा एक लिख सकते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन आती है, आपको अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगला वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या है? वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए भैया। पॉलिनोमियल को पी एक्स कहते हैं, इस पी और एक्स का मल्टीप्लाई मत समझना, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, तो ये इस तरीके का लिखा है। अब किसी का मन करे, मन करे, जरूरत पड़े आगे चल के, जरूरत पड़े नहीं, वन एक्स की जगह वन पुट करना है, तो पी एक्स की जगह वन पुट किया, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है उसकी जगह वन लिख देना। तो एक्स की जगह वन रख दिया, या भी लाल से बता दें, तो वन का स्क्वायर 1 + 5 तो हो गया 6। अगर हम चाहते हैं कि x की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 रख देना, 0 का स्क्वायर प्लस 5 तो 5 बचा। तो इसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग। ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, -1 0 2 कुछ भी वैल्यू हमें पुट करने को कोई कह दे तो बस वेरिएबल की जगह उसे पुट करना है और उसका आंसर निकालना। वैल्यू पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आती है। कई लोगों को अच्छे से वैल्यू पुट करना ही नहीं आता। 2x3, इसमें जो गलतियां बच्चे करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन होता है ब्रैकेट से ढंग से नहीं, ब्रैकेट का अच्छे से यूज करना चाहिए। एक्स है तो एक्स की पावर जैसे -1 लगाना तो ब्रैकेट खूब लगाओ, ब्रैकेट में नो कंजूसी। तो ये ब्रैकेट लगा के जब अच्छे से करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाते तो कुछ प्लस माइनस गलतियां करते रहते हैं, तो वैल्यू पुटिंग पर ध्यान दें। इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें तो समझ ऐसे नहीं आएगा पी के 0 तो के इज 0, तुम ऐसे समझो x + 5 है, अच्छा वाला x + 5 है। अभी देखा हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, तो x की जगह 1 पुट करो तो 1 + 5 6 हो जाएगा, x की जगह 2 पुट करो तो 2 + 5 7 हो जाएगा, x की जगह -3 पुट करो तो कितना हो जाएगा 2, x की जगह -5 पुट करो, -5 + 5 = 0 हो गया। तो -5 एक ऐसा नंबर है जिसने इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, तो इसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई भैया। 0 एक बड़ी घटना है। तो 0 अगर कोई पॉलिनोमियल बन जाए तो हमें देखा जाता है कि किसने बनाया, ऐसा कुछ हुआ है तो किसने किया, तो वो -5 ने किया। तो -5 इज द 0 ऑफ इस पॉलिनोमियल, -5 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। जिसने इसको 0 बना दिया उसे उसका 0 कहते हैं भैया। तो जैसे पी एक्स लिखा है और कोई नंबर के आया, उसने एक्स की जगह खुद को पुट कर लिया। अरे 0 पहले से क्यों लिख दिया, ये 0 पहले से नहीं लिखना। एक बढ़िया सा पॉलिनोमियल पी एक्स था, अब कोई एक के आया तो उसने इसको 0 बना दिया। 0 बना दिया तो भैया इस के पे गुनाह लग गया कि के ने बनाया है, तो के इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है उसे 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, अच्छी तरह ध्यान रखना। तो फाइंड कैसे करे जाते हैं, 0 फाइंड करने का तरीका ऐसे ही थोड़ी करेंगे। x + 5 का 0 -5 है तो ऐसे पुट कर करके थोड़ी देखेंगे। x + 5 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट करने पर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू -5 आ गई, यही इसका 0 है। 0 निकालने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो और सॉल्व कर लो। तो हाउ टू फाइंड जीरोस, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो और वैल्यू ऑफ x निकाल लो सॉल्व करके, वही उसके जीरोस होते। जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उतने जीरोस होते, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, जितनी डिग्री हाईएस्ट पावर होगी उतने उसके जीरोस होते हैं। आगे आती है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, एक दूसरे की बहनें सी हैं ये दोनों थ्योरम, ज्यादा कुछ वो नहीं। रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से देख लो क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है, सबसे पहले तो एक बड़े वाले डिवीजन देखे होंगे, x³ + y² x वगैरह ऐसा करके डिवीजन जो आता है, उसमें जो नीचे रिमाइंडर आता है, अगर कोई सोचे कि मुझे तो बस रिमाइंडर निकालना है, मुझे मतलब नहीं कि कोसेंट ऊपर क्या आया है, तो अगर रिमाइंडर निकालना है और इस प्रोसेस का यूज नहीं करना है तो शॉर्ट में डायरेक्ट रिमाइंडर निकल जाए, उसके लिए होती है रिमाइंडर थ्योरम। उसको कैसे किया जाता है, डिवाइजर को आप रख दो 0 के इक्वल। डिवाइजर यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इसे 0 के इक्वल रखो, इसे करो सॉल्व। सॉल्व करने पे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी कुछ, x की कुछ भी, 0 नहीं, x की कुछ भी वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को पुट कर दो डिविडेंड में। उस वैल्यू को डिविडेंड में पुट करोगे, जो कुछ मिलेगा वही अपना रिमाइंडर है। मैं जानता हूं जो पहली बार समझ रहे हो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। क्या किया, सबसे पहले डिवाइजर को 0 के इक्वल करना, इक्वल करने के बाद सॉल्व करना, x की जो वैल्यू आई उसे डिविडेंड में पुट करना, पुट करने पर जो कुछ मिलता है वही रिमाइंडर होता है। जैसे px है अपना डिवाइजर और कोई x - a से कर रहा है इसको डिवाइड, हमें मान लो निकालना है रिमाइंडर, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं x - a से रखना 0 के इक्वल। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, a, x की जो वैल्यू a आ गई उसे इसमें कर दो पुट, तो pa निकालोगे कुछ भी आएगा, -5 3 2 1 जो कुछ आया भैया यही अपना रिमाइंडर है, यही अपना रिमाइंडर है। ऐसे इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है जैसे 10, क्या 2 इसका फैक्टर है,
तो अपन कहेंगे हाँ क्यों है फैक्टर, क्योंकि 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड से अपना मतलब है इसका रिमाइंडर 0 आता है अगर 2 से डिवाइड करें। तो कोई किसी का फैक्टर कब होता है, जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो अलजेब्रा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई px दिया है और एक कोई gx दिया है, पूछते हैं क्या gx इस px का फैक्टर है, तो कब होगा फैक्टर, जब रिमाइंडर 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसे तो अपन रिमाइंडर थ्योरम से इजीली निकाल सकते हैं। तो इससे डिवाइड कर रहे हैं तो gx को क्या रखेंगे 0 के इक्वल, और जो कुछ वैल्यू x की सॉल्व करने पे आई वो px में रख देंगे। रखने के बाद अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो हम कहेंगे हाँ भैया ये इसका फैक्टर है, नहीं फिर नहीं है। एग्जाम्पल एक आध देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और तुमसे कहा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है क्या भैया, ये चेक करके बताओ। तो तुम इससे डिवाइड करने वाले हो ना, तो x माइनस 2 को रख दो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तुमने डिवाइजर को 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू 2 आ गई। इस 2 को पुट कर दो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 या 10 और 6, तो ये हो गया 20 आ जाएगा। 20 0 तो नहीं आया, जब रिमाइंडर 20 आया 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता। इसी को फैक्टर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ही की अगली प्रोसेस है फैक्टर थ्योरम, कि अगर पुट करने पर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होता है, नहीं फिर ये फैक्टर इसका नहीं होता है। बहुत बड़ी विशाल चीज जो आगे भी अगली क्लास में आएगी, और इस चैप्टर में भी बड़ा भयंकर रूप ये लिए रहती है, जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज, ये वर्ड तो इतना लिखा मिलेगा तुम्हें, लास्ट वाली आइडेंटिटीज वाली जो एक्सरसाइज है उससे पहले ही लिखना शुरू हो जाता है ये। मतलब जो 2.3 है उसके नीचे के 2 क्वेश्चन में भी फैक्टराइज है, फिर उस वाले लास्ट में तो फैक्टराइज 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 भरा पड़ा है। पेपर में जब फैक्टराइज लिखा आएगा तो सीधा फैक्टराइज लिखा आएगा, तुम्हें खुद अंदाजा लगाना है कि कैसे करें। इसे करने के शुरुआती 2 तरीके, स्प्लिटिंग द मिड टर्म और ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके बाद अगली एक्सरसाइज पूरी आइडेंटिटी से भरी पड़ी है, फिर वो अपना उसका एक अलग तरीका है। स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या होता है थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि सीखने में तो ऐसे अगर 1 घंटे की क्लास रोज होती है तो 2-3 दिन में बच्चा सीख पाता है उस 1 घंटे की क्लास में, तो कुछ मिनटों में तो आप नहीं सीखने वाले, बस हम रिवीजन करने वाले हैं इसमें। तो जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इस तरह का है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनका और इनका मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 3 या 6, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5। ऐसे 2 नंबर हमें मन में सोचना है जिनसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, जोड़ने घटाने 5, तो ऐसे 2 नंबर हो गए 2 और 3। तो बीच वाले मिड टर्म को, इसलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिड टर्म। मिड टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं 2x प्लस 3x। अब स्टार्टिंग के 2 में कॉमन लेते हैं, लास्ट के 2 में कॉमन लेते हैं। 2x लिया कॉमन तो क्या आया x प्लस 1। अब इसमें 3 कॉमन लिया तो आया x प्लस 1। इधर और इधर एक सा आता है, अगर एक सा ना आए तो समझ लो कहीं ना कहीं अपन ने गलती कर दी है, एक सा आना ही चाहिए। तो x प्लस 1 इसको लिख लो, बचा क्या 2x प्लस 3, ये 2 होगा इसके फैक्टर, तो हमने इसको कर लिया बढ़िया फैक्टर। इसी को स्प्लिटिंग द मिड टर्म कहते हैं, ये अच्छे से आना ही चाहिए। ट्रायल एंड एरर मेथड, ये क्यूबिक इक्वेशन जो तुमने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा 2.3 का, उस वाले में रहते हैं x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसे फैक्टराइज करने को कहा जाए, मान लो जरूरी नहीं है हो रहा हो फैक्टराइज, मैंने तो ऐसे मन से लिख दिया। तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर में सबसे पहले हम 1 या -1 पुट करते हैं। 1 पुट करो, -1 करो, फिर अगर ना हो तो 2 करो, -2। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है 1 और -1 से ही हो जाते हैं। आगे भी और तुम ऐसे ट्रायल एंड एरर से करते रहो। अगर जो हो गया, मान लो -1 से अपना काम बन गया, x इक्वल टू -1 अपन ने पुट किया और ये बन गया 0। -1 पुट किया 0 बन गया, इसका मतलब -1 इसका फैक्टर, मतलब -1 पुट करने पे आया है तो ये फैक्टर, अभी जो फैक्टर थ्योरम देखी थी तो -1 कैसे बना होगा, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करा होगा तब तो -1 आया होगा। तो x प्लस 1 इसका हो गया फैक्टर। एक फैक्टर तो निकल गया, कैसे, ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब बचे फैक्टर निकालने के लिए x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया जाता है, x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करना भैया आना चाहिए, काफ़ी बड़ा मेथड है ये तुम खुद देख लेना, आता होगा तुम्हें। अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बच्चे बोर हो जाएंगे। तो डिवीजन मेथड से जो कुछ निकले फिर उसे स्प्लिटिंग द मिड टर्म से किया जाता है। स्प्लिटिंग द मिड टर्म से फिर निकले तो 2 फैक्टर उससे आएंगे, एक ये पहले ही आ चुका था, तो ऐसे 3 फैक्टर आएंगे। इसके लिए आपको पूरी एक अलग वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आप कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो। अब आती हैं अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए मैं बता दूं कि बहुत अच्छे से पहले तो सारी आइडेंटिटीज याद हों, जो कि प्रैक्टिस करते करते हो जाती हैं। तो आपने सारी प्रैक्टिस अच्छे से अगर कर ली है, एनसीईआरटी की लास्ट वाली एक्सरसाइज की अच्छी से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं आपको सजेशन दूं
कि एक और हमने इस वीडियो से पहले एक और वीडियो डाल चुके हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एडवांस प्रैक्टिस या अच्छी प्रैक्टिस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा करके उसमें बनाया है। उस वीडियो को जरूर देखना, 1 घंटे की वीडियो, लेकिन इतना बेहतरीन आपका हो जाएगा ये लास्ट वाला जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज है, जो कि अगली क्लासेस में भी बहुत काम में आती है, तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब बाकी हमें रिवीजन करा देता अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहली ये चली आ रही सदा सदा से, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा एक पहली वाली आइडेंटिटी है। अगर कोई भी दो चीज़ें कभी प्लस में देखें तो इसे लगा दिया करें। इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन भी काफ़ी आता है। फैक्टराइजेशन का पहले एक मतलब बता दें, मैंने बताया नहीं। फैक्टराइजेशन से हमारा मतलब होता है, उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया फैक्टराइजेशन का मतलब। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ प्लस माइनस के फॉर्म में लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस तो प्लस माइनस में लिखिए, तो हम इसे अगर ब्रैकेट्स में लिख दें, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें, इसी प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो अगर देखो ये प्लस माइनस में लिखिए और ये मल्टीप्लाई में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार है ना, तो ये फैक्टराइज, तो ये आइडेंटिटी का उल्टे में रिवर्स में भी यूज होता है फैक्टराइजेशन में। इस चैप्टर में अपन जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ेंगे सब फैक्टराइजेशन में भी यूज होगी। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिख देंगे तो ये फैक्टराइजेशन में यूज होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और रिवर्स में यूज करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन में काम आएगी। अगली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी भी दो चीजें माइनस में देखें, एक पे स्क्वायर लगाओ दूसरे पे, तो एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस में लिख दिया जाता है, एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस में लिख दिया जाता है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। उल्टे में भी इसका यूज किया जा सकता है। अगली आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन देखे पेपर में एक्स माइनस 10 और एक्स प्लस 17, कुछ भी ऐसा देखे जिसमें पहला टर्म तो एक जैसा हो लेकिन दूसरे अलग अलग हो, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा देना, पहला टर्म एक जैसा और दूसरे अलग अलग। पेपर में आता है यूज सूटेबल आइडेंटिटी, जो सूट कर रही हो वो आइडेंटिटी लगाना। जरूरी नहीं है कि तुम कोई और लगा दो और दूसरी सूट ही ना कर रहे हो तो वो गलत कर सकता है भैया जो चेक करने वाला है, तो इसलिए सही आइडेंटिटी लगाया करें। अगली है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई भी 3 नंबर हो उनका स्क्वायर हो, भले ही वो प्लस माइनस में हो, मतलब एक्स माइनस वाई प्लस 2z लिखा है, तो ए की वैल्यू x हो गई, बी की वैल्यू माइनस वाई हो जाएगी, इसमें माइनस भी रख देना, और सी की वैल्यू 2z। तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब तीनों नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, मतलब 2 के साथ स्टार्टिंग के दोनों का मल्टीप्लाई, 2 के साथ लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई, 2 के साथ पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई। अगली आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। और अगली है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ये सारी आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए। वीडियो तुम अगर देख रहे हो ना, तो जो मैं बता रहा हूँ आइडेंटिटी ज़्यादा अच्छा होगा। तुम आइडेंटिटी बताने से पहले तुम एक बार खुद रिवाइज करो कि तुम्हें आती या नहीं आती, तो देखो कि तुमने क्या गलती करी। लास्ट वाली ये आइडेंटिटी लास्ट नहीं है, इसके बाद 2 और बताऊंगा मैं। एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी सी। ये आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, इससे एक आइडेंटिटी बनती है। अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी को कोई 0 कर दे, तो ये 0 हो गया, तो बचा हुआ सब इसके साथ मिलकर, अभी बताया था ना खराब संगत में सब खराब हो जाते, तुम बचे रहना खराब संगत से। तो अगर ये 0 से मिलेगा तो ये सब 0 हो जाएगा ना, तो इधर क्या बचेगा, केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बचेगा, और माइनस 3abc अगर इधर उठ के आ गया तो प्लस का हो जाएगा ना। तो ये इस पे काफ़ी कंडीशनल एक आइडेंटिटी होती है, इसे कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, 3 नंबर का सम अगर 0 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc के इक्वल होता है। ये कंडीशनल आइडेंटिटी, ये भी याद रखना, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। वो वाले क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब का कैलकुलेशन किए बिना। इस वाली एक्सरसाइज की तो मस्त तुम्हारी प्रैक्टिस उस वीडियो में हो जाएगी अगर तुम उसे देख लो 1 घंटे वाली। अब जो लास्ट 2 आइडेंटिटी और हैं, ये क्वेश्चन की तरह एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन की तरह हैं, लेकिन इन आइडेंटिटी की तरह भी याद रखना, फैक्टराइजेशन में काफ़ी काम आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक नंबर का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब हो तो क्या किया जाता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेम माइनस में अगर है तो पहले ब्रैकेट में माइनस में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे आदत ऐसी पड़ी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 नहीं होता भैया, इनमें 2 मत लगा लेना, 2 नहीं होता, इधर केवल ए बी है। तो ऐसी एक आइडेंटिटीज का वो होता है। तो ये वाली आइडेंटिटीज भी तुम्हें अच्छी तरह आनी चाहिए, इन पे भी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिड, इतना ब्रॉड ये सारे दोनों चैप्टर हैं, तो इनका एक मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आया होगा और आपके दोनों चैप्टर का जिनने अच्छे से पहले पढ़ रखा था एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो आप ऐसे ही जिनने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाली वीडियो ज़रूर देखें, और आप ऐसी आपको जो कमी लगी हो या आपको जो सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो आप ऐसी हमारी वीडियोस देखते रहें और बहुत मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें, आप एक दिन बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में, धन्यवाद।